Hello all and welcome to this platform of Learning Himachal. Today we are going to discuss a very important topic of Indian polity, and that is governor. So the reason behind selecting this topic is the ongoing tussle between the BJP appointed governor and non-BJP ruling state governments. So let's start the topic. The state executive consists of governor, chief minister, council of ministers and advocate general. And governor act as a bridge between the state and the central government in a way, because central government अपॉइंट करवाती हैं गवर्नर को. अब मैं जो बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, देखिए जितनी भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वो होती है इन द नेम अंडर द हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट. तो इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करते हैं. इन द पेपर्स द अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट. नेक्स्ट थिंग इज गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बाय बिकॉज इट इज इनकम्पेटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब आप बोलेंगे कि सर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चूज किया. तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज करने का हमारा ये नजरिया था बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सिस्टम एंड इसे अडॉप्ट करना ईजी था क्योंकि हम इसी सिस्टम के तहत काम करते चले आ रहे थे ब्रिटिशर्स के अंडर. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, 6-7 फीचर्स होते हैं, हम अलग टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि लीडरशिप होती है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये वन ऑफ द फीचर है. प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल एंड चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल. तो अगर हम यहाँ पे ये लीडरशिप देने लग जाते हैं प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, तो हम कहीं ना कहीं मूव करते टुवर्ड्स द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच कुड हैव इजीली प्रूव्ड आवर इनकम्पैटिबिलिटी विद द parliamentary system. Therefore, in order to be compatible with the parliamentary system of government, we have decided to go with the leadership of prime minister at the central level and chief minister at the state level. So the next point is likely to create conflicts between the governor and the chief minister. अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आपकी हिमाचल हमारी स्टेट है. हिमाचल में अभी हमारे पास गवर्नर है और हमारे पास सीएम भी है. अगर हम गवर्नर का इलेक्शन भी डायरेक्टली इलेक्टेड करवाते हैं, सीएम को तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता ही है, तो मान लो कि गवर्नर को बीजेपी की तरफ से ज्यादा वोट आए, बीजेपी सपोर्टिंग पीपल के ज्यादा वोट आए और सीएम को कांग्रेस सपोर्टिंग पीपल के ज्यादा वोट आए. तो क्या होता है कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में, तो गवर्नर को भी इतनी पावर होती है कि गवर्नर के पास भी सपोर्ट होता, लोगों का इन्फ्लुएंस होता है इसका भी, तो एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती किसी भी एक मुद्दे को लेके, और कहीं ना कहीं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होने लग जाता. इसीलिए हमने अवॉइड किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर को बाय मेकिंग गवर्नर एज अ नॉमिनल हेड. गवर्नर को सिर्फ एक नॉमिनल हेड बनाया गया और रियल हेड बनाया गया द सीएम. यही चीज हम फॉलो करते आ रहे हैं और यही चीज हम नेक्स्ट पॉइंट्स में भी हमने लिखी है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज क्वालिफिकेशन. He should be citizen of India and should have completed 35 years of age. Also, he should not be involved in the local politics, and the appointment of the governor by the president should be done in consultation with the chief minister of the respective state. Oath or affirmation of the governor. तो गवर्नर की जो ओथ है वो आपकी चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट यानी कि हिमाचल के गवर्नर की जो ओथ है वो हिमाचल के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो करेंगे. अगर चीफ जस्टिस नहीं है, ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस नहीं थे, तो जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट है वो उनकी ओथ को कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे. अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट अभी कौन है. नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफिस. कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई एमपी या एमएलए गवर्नर बनता है तो उसको अपनी सीट वैकेट करनी पड़ेगी उस दिन से जिस दिन वो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है एज अ गवर्नर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ही और शी शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. व्हाट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वैसे तो जनरली there is no law which defines specifically what is office of profit, but over the years with various court judgment we have interpreted one definition that any position that brings the office holder some kind of financial gain, advantage or benefit is office of profit, and that person should be disqualified if he is holding such office. And the essence of disqualification under this is that if legislature is holding such office, then he or she might not discharge their constitutional mandate faithfully. तो governor shall not hold an office of profit. गवर्नर के कोई फाइनेंशियल गेन या कोई एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज किसी स्फीयर से नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज एंटाइटल्ड टू राजभवन.
विदाउट रेंट, उनको कोई रेंट नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पॉयमेंट अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब कोई एक स्टेट है जैसे हिमाचल है, हिमाचल के जो गवर्नर हैं उनके जो एम्पॉयमेंट अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस हैं उसको डिटरमाइन करेगा आपका पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है। लेकिन अब सपोज करिए एक गवर्नर है दो स्टेट्स के लिए, सपोज करो हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही गवर्नर है, सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई और स्टेट है उसके लिए, कोई दो स्टेट्स है उनके लिए एक ही गवर्नर। तो इनके जो आपके अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस होंगे वो आपके पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा, नो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, दैट इज फाइन। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिस। देखिए जनरली देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज फॉर 5 years, बट इट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी उनको हटा सकता है। अगर उनका खुद मन कर रहा है कि भाई मुझे अब गवर्नर नहीं बनना ज्यादा टाइम, तो वो क्या करेंगे, अपना रेजिग्नेशन दे देंगे टू द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया है गवर्नर को रिमूव करने के। अगर आप इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी अंडर मोरारजी देसाई, तो उन्होंने कांग्रेस अपॉइंटेड जितने भी गवर्नर्स थे उनको रिमूव कर दिया था। तो सेम चीज जब 1980 में इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार बनाई तो उन्होंने जितने भी गवर्नर जनता पार्टी ने अपॉइंट किए थे उनको रिमूव कर दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका टेन्योर कैसा रहता है। ऑल्सो गवर्नर कैन बी ट्रांसफर्ड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म, एंड ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। इम्पीचमेंट अनलाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर के कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है इम्पीचमेंट के। However, there should no interregnum. Interregnum means कोई गैप नहीं होना चाहिए in the tenure. And if it is there, then the president decide all the matters on the office. Chief Justice of the concerned High Court को भी president appoint कर सकते हैं to discharge the function of the governor. So the next thing is powers. देखिए powers of president and governor are somewhat same. So we'll quickly go through this and only we'll take up those points which are very unique to governor. But somehow we'll read everything. So executive powers if we'll see, for state government all actions जो हैं इनके नाम पे लिए जाते हैं। जो रूल्स स्पेसिफाई करते हैं फॉर द मैनर्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम वो भी यही करते हैं। रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस भी यही करते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चीफ मिनिस्टर से चाहते हैं रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट तो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जितने भी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होंगे आपकी सीजोम मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश स्टेट के लिए उनको ये अपॉइंट करेंगे। ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाए स्टेट में। ये एक्ट करते हैं एज अ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इन द स्टेट। एंड ऑल्सो ये अपॉइंट द वाइस चांसलर इन द, ये समवट यूनिक है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट टू इंपॉर्टेंट पोजीशन, कमिटी एंड कमीशन, सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, ओके। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। Also the chairman and members of the state public service commission and the finance commission after every 5 years को भी अपॉइंट करते हैं, okay. He can require the chief minister to submit, ठीक है, it's a very general point. The next is legislative powers. Legislative power में with respect to parliament and state legislature, he can summon or prorogue, okay. He can summon a joint sitting of both the houses like president, address the floor after first session after each like president, send messages to the house of the state legislature like president, decides on question as to disqualification of the members of the state legislature in consultation with the election commission, बिल्कुल सही बात है। lays report of the state public service commission, state finance commission and others before the state legislature. He can promulgate ordinances when the state legislature is not in session. This is also very important. देखिए मैं कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज these are very general statement, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द बिल फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जब भी कोई बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है कि आप खुद अपनी एसेंट दो, या आप अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर लो, या आप उस बिल को रिजर्व कर लो फॉर द प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो जाता है बिल तो प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है गिव हिज एसेंट टू द बिल, विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, एंड ही कैन डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल इफ इट्स नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ऑल्सो ही हैज वीटो पावर। वीटो पावर क्या, मैंने आपको बताया था कि उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास जब कोई बिल उसके पास आता है। फर्स्ट इज गिव हिज एसेंट एंड सेकंड इज विदहोल्ड हिज एसेंट। विदहोल्ड हिज एसेंट इज नथिंग बट द वीटो पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर हैज द वीटो पावर ऑफ द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑब्जेक्टिव वही है जो प्रेसिडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है
कि टू प्रिवेंट हैस्टी एंड इल कंसिडरेशन legislation by the state legislature and to prevent legislation which may be unconstitutional. Next now we will discuss about the financial powers. Money bill जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में only with his prior recommendation. Very important point. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगी वो ये रखेंगे. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है कमेंट सेक्शन में बताइए. नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन. कोई भी पैसा नहीं निकलवाया जा सकता शाही कोष में से जब तक इनकी मर्जी ना हो. He can make advances out of the contingency fund of the state. Okay. He constitute a state finance commission every 5 years. अब ये कई बच्चों को होता है कि भाई प्रेसिडेंट ही करते होंगे कि नहीं. स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन होगा उसको करेंगे आपके गवर्नर. जो सेंट्रल के जो आपका फाइनेंस कमीशन होगा उसको करेंगे आपका प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर. ही हैज द फॉलोइंग पार्डनिंग पावर्स अगेंस्ट पनिशमेंट. बिल्कुल सही बात है. ही कैन पार्डन, ही कैन रिप्राइव, रेस्पाइट, कमिट, कम्यूट एंड रिमिट. ये सारी चीजें कर सकते हैं. कुछ एक्सेप्शन है हम आगे डिस्कस करेंगे. और पार्डन, रिप्राइव और इन सारी पार्डनिंग पावर्स को हम प्रेसिडेंट टॉपिक में वेरी डिटेल वे में कवर करेंगे. नेक्स्ट इज ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट. बिल्कुल सही बात है. और कोई भी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन होनी है डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है, तो वो करेंगे आपके गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट. ऑल्सो अगर कोई अपॉइंटमेंट करनी है टू जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, वो भी आपके गवर्नर ही करेंगे. अब इनको कंसल्टेशन किस किस की चाहिए? स्टेट हाई कोर्ट की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की. तो जब डिस्ट्रिक्ट जजेस से डील कर रहे थे तो सिर्फ स्टेट हाई कोर्ट की, लेकिन जब अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस कर रहे हैं तो इनको कंसल्टेशन चाहिए स्टेट हाई कोर्ट प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मैं आपको बोल रहा था कि हम पार्डनिंग पावर डिस्कस करेंगे. देखिए पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में कुछ यूनिक बातें क्या है. आर्टिकल 72 आपकी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को डिफाइन करता है एंड आर्टिकल 161 आपकी गवर्नर को करता है. देखिए पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल. इसमें सिर्फ पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, गवर्नर की नहीं है. पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ. इसमें भी पार्डनिंग पावर है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की, आपकी गवर्नर की कोई नहीं है. सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ. डेथ सेंटेंस को सिर्फ पार्डन कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर इस पे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते. ऑल्सो पार्डनिंग पावर इज एन एग्जीक्यूटिव पावर. इट इज नॉट एन जुडिशियल फंक्शन. सो प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील while exercising it. So what is the objective of pardoning power? It is like correcting any judicial error in the operation of law and also afford relief from a sentence. This is a very important point. The governor or president can suspend, remit and commute death sentence. Both can do these things. ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं. बट उसको पार्डन जो है वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट. पार्डनिंग द डेथ सेंटेंस कैन बी डन बाय प्रेसिडेंट ओनली. इट इज नॉट द से ऑफ गवर्नर एट ऑल. Next is the constitutional position of the governor differ from that of the president in following respect. ठीक है, president has only situational discretion whereas the governor has both constitutional and situational discretion. अभी हम इसको अच्छे से देखेंगे. After 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, ठीक है, आपने बताना है 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 को और क्या बोला जाता है in the comment section. Ministerial advice has been made binding on the president but no such provision has been made with respect to the governor. ये हमें कौन सा फीचर हाईलाइट कर रहा है ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड सीएम व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली और व्हेन द पीएम और सीएम इन द ऑफिस suddenly dies, there is no successor. This is the situational discretion. Dismissal of the Council of the Ministers when it cannot prove the confidence of the Lok Sabha Legislative Assembly. That is absolutely correct. Dissolution of the Lok Sabha and Legislative Assembly of the Council of Ministers has lost its majority. देखिए ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं. ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को दोनों को दी गई है. लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को दी गई है. वो क्या क्या है कि जब भी गवर्नर को बिल रिजर्व करना है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल उसे प्रेसिडेंट के लिए रखना है और कौन सा नहीं रखना है. सेकंड थिंग इज व्हेन
governor has to recommend for the president rule in the state. That time he does not need to consult with the council of minister or the CM. Also, when he is given an additional charge as the administrator of the union territory, he can take action at his own discretion. He does not have to wait for anyone for his actions. Also, when he has to determine the amount payable by the government of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to the autonomous tribal district council as a royalty accruing फ्रॉम लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसका क्या मतलब है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में जहां पे भी ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे अगर किसी तरीके की माइनिंग हो रही है उस एरिया में, अफेक्टेड एरिया में, तो माइनिंग करने वाले इंसान को कितना पैसा देना है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, वो डिटरमाइन करा जाएगा आपका बाय द गवर्नर। और गवर्नर को किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना कि सीएम, किसी की भी, वो अपनी डिस्क्रिप्शन से डिसाइड कर सकता है। Also, when he calls upon the chief minister to seek information regarding the administrative and legislative affairs of the state, this is a constitutional discretion कि वो मांग सकता है सीएम से कि बताओ क्या स्टेटस है अभी गवर्नेंस का स्टेट में। तो these are some of the constitutional provision of the governor which you can go through, and I think this is the end of my slide. If you are having any of the doubt, you can put your doubts in the comment section, and also thank you, and please like, share and subscribe our channel Learning Himachal. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.